वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों से लेके रिलेटेड है। ये जो आज का हमारा यह वीडियो है वह आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्स की बात को अगर हम दरकिनार करें तो हमें थोड़ा इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि इतिहास में कौन कौन से युद्ध कब कब हुए। थोड़ी बहुत जानकारी अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हमें इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम कुछ ही आपको युद्ध के बारे में बताएंगे। तो हम छोटे छोटे सेशंस में इस पूरे ऐतिहासिक युद्ध को हम 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद है कि आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बिना समय खराब किए हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, जो कि रिलेटेड है आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। इस प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों की श्रेणी में स्पीस का युद्ध, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस का मतलब होता है हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि टाइम, मतलब हाइडेस्पीस का जो युद्ध है वह कब हुआ था। तो ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे बात आती है कि देखो हमेशा युद्ध 2 के बीच में होता है, तो एक पहला पक्ष हो गया और दूसरा पक्ष। तो यहाँ पे बात आती है कि हाइडेस्पीस का जो युद्ध हुआ था वह किसके बीच में हुआ था। तो वह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। सिकंदर का नाम आते ही हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा के रूप में एक छवि उभर के सामने आती है, क्योंकि सिकंदर जो था वह विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश लेके पूरे विश्व पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से वह भारत के भी ऊपर चढ़ाई करता है। लेकिन वह जब पंजाब में पहुंचता है और झेलम नदी के किनारे जब पहुंचता है तो वह राजा पोरस से उसका मुकाबला होता है। हालांकि इस पूरे युद्ध में जो है वह सिकंदर विजयी होता है, और लेकिन वह पूरे युद्ध को देखने के पश्चात उसे यह महसूस होता है कि जो भी हो, भले ही हम इस युद्ध से जीत गए हों, लेकिन पोरस की जो सेना है, पोरस जो पंजाब के राजा हैं, वो बहुत ही युद्ध में निपुण हैं। तो अंततः उसने यह निर्णय किया, अंततः उसने यह डिसीजन लिया कि यह जो राजा पोरस के जीते हुए राज्य है वह उनको वापस कर देता है। और जीते हुए राज्य को वापस करने के पश्चात जो पोरस थे वह सिकंदर के सहयोगी बन जाते हैं। अब इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, जो दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट को आपने समझ लिया होगा, हाइडेस्पीस का युद्ध, और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हमारा आता है कलिंग की लड़ाई, फाइट ऑफ कलिंग। ठीक है, कलिंग की लड़ाई, जो कलिंग की लड़ाई है इसका टाइम है हमारा 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई होती है। अब किसके बीच में होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सम्राट अशोक, द एम्परर अशोक के बीच में और कलिंग राज्य के बीच में यह युद्ध होता है। कलिंग राज्य के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि कलिंग जो एक राज्य है, वहाँ की एक अवधारणा है, वहाँ के निवासियों में एक अवधारणा थी, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, और इसलिए वहाँ उस राज्य का कोई राजा नहीं चुना जाता था। वहाँ अपना हर राज्य का एक सेनापति चुना जाता था। ठीक है, सेनापति जो उस समय जब युद्ध हुआ तो वहाँ के सेनापति थे अनंत पद्मनाभन। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बीच में युद्ध होता है, तो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में युद्ध होता है। लेकिन एक जानने और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ सामने है कि वह कलिंग राज्य का जो उस समय का जो सेनापति था उसका नाम था अनंत पद्मनाभन। कलिंग के राजा या सेनापति कह लीजिए आप, तो क्या नाम था उनका, अनंत पद्मनाभन। ठीक है, उनके बीच में युद्ध होता है और परिणाम इसमें अशोक विजयी होता है। कहा जाता है, एक ऐसी अवधारणा या कई इतिहासकारों ने ऐसा भी कहा है कि इस युद्ध में कलिंग के जो राजा, कलिंग के जो सेनापति थे या कलिंग के जो राजा कह लीजिए, जो अनंत पद्मनाभन थे, और उनकी जो सेना थी बहुत ही बलशाली थी। और बलशाली के साथ साथ अशोक ने जब इनके बीच में जब युद्ध हुआ तो बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध को बहुत ही भयानक रूप इतिहासकारों ने दिया, क्योंकि लगभग 50,000 जो सेना थे वो लगभग सम्राट अशोक के यहाँ पे मारे गए, और लगभग 1 लाख के लगभग सेना यहाँ पे कलिंग राज्य के मारे गए। तो एक आप थोड़ा चिंतन करके देखिए कि जहाँ पे लगभग 1.5 लाख
लोग मारे गए हों तो ऐसा कितना भयानक दृश्य रहा होगा। तो यहाँ पे एक बात अशोक के मन में बहुत ही अजीब तरह से, उनको बहुत ही व्यथित कर देने वाली भावना उनके मन के अंदर प्रतीत पैदा होती है, और वह इस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और वह उनका अंतिम युद्ध था। अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है जो कि है हमारा सिंध की लड़ाई। ठीक है, सिंध की लड़ाई, फाइट ऑफ सिंध, कि हम जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं लगभग 30 युद्ध के बारे में, जो भारत के ऐतिहासिक युद्ध हैं उसको आपको हम लगभग 2 या 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ तीसरा पॉइंट है सिंध की लड़ाई, फाइट ऑफ सिंध। ठीक है, ये कब घटित होता है? 712 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो सिंध की लड़ाई है वह 712 ईस्वी में घटित होती है। देखिए यहाँ पे जो 2 फाइट होती है वह 326 ईसा पूर्व, ठीक है, उस हाइडेस्पीस का जो युद्ध है वह 326 ईसा पूर्व में हुआ था, और कलिंग की लड़ाई हमारी 261 ईसा पूर्व में, और सिंध की लड़ाई जो है हमारा 712 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यह है हमारा मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में सिंध की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 712 ईस्वी में, और इसका परिणाम यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो था वह विजयी घोषित हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का नाम आते ही हमें पूरा इतिहास, अगर आप थोड़ा बहुत भी इतिहास के स्टूडेंट रहे हो तो आपको जरूर पता होगा इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों के बारे में। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। जो तराइन का प्रथम युद्ध है, द बैटल ऑफ तराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है उसका टाइमिंग जो थी वह 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में घटित होती है। अब किसके बीच में घटित होती है? वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो परिणाम इसका क्या होता है? इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वह 1191 ईस्वी में जो युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। और ठीक उसके ठीक बाद ही होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन होता है वह उसकी टाइमिंग जो थी 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 ईस्वी में दूसरा तराइन का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दूसरा तराइन का युद्ध होता है। कब होता है? 1192 ईस्वी में। और इसका जो परिणाम है इसमें मोहम्मद गौरी जो है वह विजयी घोषित होता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है चंदावर का युद्ध, द बैटल ऑफ चंदावर। अब बैटल ऑफ चंदावर के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें तो इसका जो युद्ध, इसका जो टाइमिंग थी वो 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप टाइमिंग को बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में सेट करिए क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि किनके और किनके बीच में हुआ था और उस युद्ध का, उस वार का रिजल्ट क्या था, वो किसके पक्ष में गया था। ठीक है, तो चंदावर का जो युद्ध है बैटल ऑफ चंदावर, वह टाइमिंग जो थी वह 1194 ईस्वी में। ठीक है, किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा के बीच में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। और इसका जो परिणाम था इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चंदावर का जो युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। इसके बाद हम अपने अंतिम पॉइंट की, इस वीडियो के, हालांकि ये बहुत छोटा सा वीडियो है तो इस वीडियो के हम अंतिम पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह कई बार हुआ था, इसलिए इसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध कई तरह से जानते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो बात है वह प्रथम युद्ध के बारे में है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, द टाइमिंग इसकी क्या है? 1527 ईस्वी में। प्रथम जो पानीपत की लड़ाई होती है वह 1527 ईस्वी में होती है। किनके बीच होती है? वह है मुगल शासक बाबर। ठीक है, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब घटित होता है? 1527 ईस्वी में। और इसका जो परिणाम है इसमें मोहम्मद बाबर विजयी होता है। ठीक है, सातों जो पॉइंट है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, टाइमिंग 1527 ईस्वी में, किसके बीच? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। परिणाम इसका मोहम्मद बाबर विजयी होता है।
तो ये हमारे जो 7 यहाँ ऐतिहासिक युद्ध हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इस पूरे वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है और इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मन में दोहराइए। 1-2 बार आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके दूसरे पार्ट को हम बहुत ही जल्द आपके बीच में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।